हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्लेज ऑन मंत्रा। मैं हूं श्रुति मिश्रा और आज के कॉन्ट्रैक्टेड बिट्स वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, वेजरिंग अग्रीमेंट्स और क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स। ये वैसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो दिखने में तो कॉन्ट्रैक्ट के जैसे हैं बट वो 100% कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप नहीं है। बट इनको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है या ये कहें कि लॉ जो है उनको कॉन्ट्रैक्ट की तरह ट्रीट करता है ताकि लोगों को सोसाइटी में जस्टिस प्रोवाइड किया जा सके। अब सबसे पहले जानते हैं कि कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं। अब ये वैसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जहां पर उस कॉन्ट्रैक्ट का पूरा होना या नहीं होना किसी ना किसी इवेंट पे डिपेंड करता है। वो सिचुएशन पूरा होगा तभी जाकर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पूरा होगा या नहीं होगा। ठीक है। अब ऐसे सिचुएशन को या जो इवेंट जो कॉन्ट्रैक्ट के साथ में जो इवेंट रहता है जिसपे कॉन्ट्रैक्ट के होने नहीं होने का डिपेंडेंस रहता है वैसे इवेंट को हम कोलैटरल इवेंट कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखा है, कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग इफ सम इवेंट कोलैटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट डज और डज नॉट हैपन। कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंश्योरेंस इसमें आ जाता है, इंडेमनिटी गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है। अब इंश्योरेंस और इंडेमनिटी गारंटी ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो आप कॉन्ट्रैक्ट पार्ट 2 में पढ़ोगे। एक सिंपल से एग्जांपल देखते हैं। ए अग्रीज टू ट्रांसफर हिज प्रॉपर्टी टू बी इफ हर वाइफ सी डाइज। अब बी को प्रॉपर्टी कब मिलेगा, जब उसकी वाइफ सी की डेथ हो जाएगी। अब अगर सी की डेथ हो जाती है तब तो ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाएगा, ए अपना प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफर कर देगा। लेकिन अगर सी की डेथ नहीं होती है तो ए अपना प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफर नहीं करेगा। तो यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक इवेंट पे डिपेंड कर रहा है। वो इवेंट जो कि वाइफ का डेथ है वो अगर होगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा होगा। अगर वाइफ का डेथ नहीं होगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा और पूरा नहीं होगा। इसलिए हम इसे कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कह रहे हैं। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो किसी इवेंट के होने ना होने पर डिपेंड कर रहा हो। अब एक कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में हम किन किन चीजों को देखेंगे या उसके किस किस पार्ट को देखेंगे तब कहेंगे कि ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। तो सबसे पहले उसमें तो एक इवेंट होना चाहिए और इस इवेंट के होने ना होने पर कॉन्ट्रैक्ट का होना ना होना डिपेंड करना चाहिए। अब जिस इवेंट की हम बात कर रहे हैं वो कोलैटरल टू द कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। ठीक है, हमने जो मेन कॉन्ट्रैक्ट बनाया है उसके साथ में वो इवेंट होना चाहिए कि ये इवेंट होगा तो हमारा जो मेन कॉन्ट्रैक्ट है वो पूरा होगा, वो इवेंट नहीं होगा तो हमारा मेन कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पूरा नहीं होगा। ठीक है। अब वो डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट जो हमारा है, जो मेन कॉन्ट्रैक्ट है, उसका वो पार्ट नहीं होना चाहिए, उसका वो कंडीशन नहीं होना चाहिए। ठीक है। जैसे एग्जांपल आप देखो, where A agrees to deliver 100 bags of wheat and B agrees to pay the price only afterwards, the contract is a conditional contract and not contingent, because the event on which B's obligation is made to depend is part of the promise itself and not a collateral event. यहाँ पर A बोल रहा है B को कि 100 bags of wheat डिलीवर कर दो, लेकिन जब डिलीवरी हो जाएगी तभी मैं प्राइस पे करूँ। ठीक है। अब यहाँ पर तो कोई इवेंट नहीं है, अलग से कोई इवेंट नहीं है, मेन कॉन्ट्रैक्ट में ही है कि वीट डिलीवर करना है, वीट डिलीवर होने के बाद प्राइस पे किया जाएगा। अब ये वीट डिलीवर होना इस तरह के किसी भी सिचुएशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है कि वीट को किसी दूसरे स्टेट से खरीद लेकर आया जाएगा तभी वो वीट बेचा जाएगा, या 100 kg ऑफ वीट ट्रक से जब आकर दुकान में डिलीवर होगा तब दुकान वाला जाकर बी के घर पर डिलीवर करेगा। ऐसा अलग से कोई भी सिचुएशन नहीं है। वो डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट का ही पार्ट है कि पहले वीट पहुंचा दो मेरे घर पे फिर मैं पैसे दे दूंगा। तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को हम कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं। कंडीशन है कि वीट पहुंचाओ तो पैसा मिलेगा, लेकिन अलग से कोई इवेंट नहीं है जिसपे वीट पहुंचाने के कॉन्ट्रैक्ट का और उसके प्राइस के पे करने को वो जो पूरा फुल कॉन्ट्रैक्ट है वो किसी और इवेंट पर डिपेंड कर रहा। और थर्ड कंडीशन है, द कंटिंजेंट इवेंट शुड नॉट बी अ मेयर विल ऑफ द प्रोमिसर, द इवेंट शुड बी कंटिंजेंट इन एडिशन टू बी विल ऑफ द प्रोमिसर। विल ऑफ द प्रोमिसर का मतलब है कि कोलैटरल जो इवेंट आप बना रहे हो, ठीक है, वो जो ऑफरर है उसके मर्जी पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। जैसे ये वीट वाले ही एग्जाम्पल में अगर ए कहता बी को कि मुझे जिस दिन मन करेगा उस दिन मैं तुम्हें 100 kgs राइस पहुंचा दूंगा और उस दिन तुम मुझे पैसे पे कर देना, तो यहाँ क्या डिपेंड किस चीज पे कर रहा है, डिलीवरी किस दिन होगा, जिस दिन ए का मन होगा उस दिन। ठीक है। तो प्रोमिसर के ऑफरर के मर्जी पे डिपेंड नहीं करना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। अब यहाँ पर ए ये कह सकता था कि मैं डिलीवरी उस दिन करूंगा जिस दिन मेरे पास 100 kgs ऑफ राइस होलसेलर के पास से ट्रक से मेरे दुकान पर डिलीवर हो जाएगा। उसके नेक्स्ट डे मैं तुम्हारे घर पे 100 kgs राइस डिलीवर कर दूंगा, 100 kgs वीट डिलीवर कर दूंगा और तब तुम मुझे पैसे दे देना। ठीक है।
तो ये कॉन्ट्रैक्ट किस पे डिपेंड कर रहा था कि होलसेलर से जो व्हीट है वो ट्रक के थ्रू किस दिन तक ए के शॉप में आएगा। तो वो एक कोलैटरल इवेंट हो गया जिसमें ए की मर्जी भी नहीं है कि ए को जिस दिन मन करेगा उस दिन वो मंगवाएगा। जिस दिन होलसेलर जो उसका है वो लाकर ए के शॉप पे डिलीवर कर देगा, उसके दूसरे दिन जो बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है व्हीट को डिलीवर करने का वो पूरा हो जाएगा। अब फोर्थ एसेंशियल एलिमेंट जो हम देखेंगे कंटेंट कॉन्ट्रैक्ट में वो है कि इवेंट जो है वो अनसर्टेन होना चाहिए। ठीक है, ऐसा सर्टेन इवेंट नहीं होना चाहिए कि ये तो होना ही होना है। जैसे आपका कॉन्ट्रैक्ट अगर डिपेंड कर रहा है कि मैं 100 kgs ऑफ व्हीट तुम्हें उस दिन पहुंचाऊंगा जिस दिन सन ईस्ट में राइज करे, सन पूरब से उगेगा। तो सन तो हर दिन पूरब से ही उगता है। ठीक है, इसमें नहीं होने वाला कोई बात नहीं है। तो इस तरह का अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट में जो कोलैटरल इवेंट है वो इस तरह का जो 100% होने वाला ही है, तब वो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक है, आपका जो इवेंट है कोलैटरल इवेंट है वो वैसा होना चाहिए कि वो हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। जैसे बारिश होना, ठीक है, तो वेदर डिपार्टमेंट भी जो है वो प्रिडिक्शन करता है, वो 100% नहीं बताता है कि आज बारिश होगी ही होगी, वो कहता है बारिश होने की संभावना है। तो जहां पर बारिश होने की संभावना है वो आपका कोलैटरल इवेंट हो सकता है। लेकिन धूप जो है वो पूरब दिशा में ही उगेगा, सूरज जो है वो पूरब दिशा में उगेगा और पश्चिम में डूबेगा, ये 100% सर्टेन है। उसको लेकर आप कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते। अब ये देखते हैं कि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स पूरे कैसे होते हैं। अब किसी इवेंट के होने पर अगर कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड करता है, जैसे हमने अभी एग्जांपल देखा था कि अगर सी की वाइफ का डेथ हो जाएगा तब ए जो है वो बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देगा। तो अगर सी जो वाइफ है उसकी डेथ हो जाती है तो ए को प्रॉपर्टी अपना बी को ट्रांसफर करना ही पड़ेगा और जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर सी का डेथ नहीं होता है तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड हो जाएगा। अब अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है जहां पर नॉट हैपनिंग ऑफ इवेंट, ठीक है, जैसे सी की वाइफ का डेथ अगर नहीं होता है, लेट्स सपोज ऐसा मान लेते हैं सी जो वाइफ है उसको कैंसर है और कॉन्ट्रैक्ट ए और बी के बीच में ये बनता है कि अगर तुम्हारी वाइफ का डेथ 1 साल के विद इन नहीं होता है तो मैं अपना प्रॉपर्टी तुम्हें ट्रांसफर कर दूंगा। ए बोल रहा है बी को कि अगर तुम्हारी वाइफ का डेथ जो कि कैंसर की पेशेंट है उसका डेथ अगर 1 साल के विद इन नहीं होता है तो मैं अपना प्रॉपर्टी तुम्हें ट्रांसफर कर दूंगा। यहाँ पर ए क्या कर रहा है, अब सी का डेथ 1 साल के विद इन नहीं होता है तो ए को अपना प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफर करना ही पड़ेगा। अब आपका कॉन्ट्रैक्ट अगर ऐसे सिचुएशन पे डिपेंड करता है जहां पर एक लिविंग पर्सन, ठीक है, जो जिंदा आदमी है, उसके कुछ करने या नहीं करने से जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो जाता है, तब उस सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा, क्या वो पूरा होगा या वॉइड हो जाएगा। तो उसके लिए इस एग्जांपल को देखते हैं। वेयर ए अग्रीज टू पे बी अ सम ऑफ मनी इफ बी मैरीज सी। ए पैसे देगा बी को अगर बी सी से शादी करता है। अब इसी दौरान जब ये कॉन्ट्रैक्ट बना था और कॉन्ट्रैक्ट का जो टाइम था उसी टाइम पर सी जो है वो जाकर डी से शादी कर लेता है, तो बी और सी तो शादी कर नहीं सकते हैं। तो ए ने जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया था बी के साथ कि तुम अगर सी से शादी करोगे तो तुम्हें पैसे दूंगा, वो तो वॉइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सी के एक्ट की वजह से जो ए और बी का कॉन्ट्रैक्ट था वो वॉइड हो जा रहा है क्योंकि उसको अब परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो जा रहा है। अब कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट अगर है उसमें दिया गया है कि ये इवेंट को इतने टाइम के ही विद इन होना है और उतने टाइम के विद इन में वो इवेंट हो जा रहा है या नहीं हो रहा है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट उसी हिसाब से इन्फॉर्सेबल होगा। जैसे एग्जांपल में दिया गया है ए प्रोमिसेस टू पे अ सम ऑफ मनी टू बी इफ सर्टेन शिप रिटर्न्स विद इन अ ईयर। एक शिप का नाम बताता है कि ये शिप अगर 1 साल के विद इन पोर्ट पे और वापस आ जाता है तो ए बी को पैसे देगा। अब शिप अगर 1 साल के विद इन वापस आ जाता है तब तो ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाएगा। लेकिन शिप अगर जो है वो 1 साल के अंदर रास्ते में जल जाता है या डूब जाता है या शिप में खराबी आ जाती है और वो 1 साल तक नहीं आ सकता है पोर्ट पर, तब क्या होगा, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड हो जाएगा। अब जहां पर जो आपका इवेंट है कोलैटरल इवेंट जो है जिस पे आप कंटिन्यू कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड कर रहा है वो इम्पॉसिबल इवेंट है। जैसे कि सन अगर वेस्ट में उगेगा तो मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा, तो ये तो इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट किसी भी सिचुएशन में वॉइड ही होता है। अब आते हैं वेजरिंग एग्रीमेंट और कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के डिफरेंस में। वेजरिंग एग्रीमेंट क्या था, वैसे एग्रीमेंट्स जहां पर एक पर्सन का गेन दूसरे पर्सन का लॉस होता है, एक का लॉस दूसरे का गेन होता है। जैसे कि जब आप बेटिंग करते हो, ठीक है, कहीं पर भी आप किसी चीज पे बेटिंग कर रहे हो, आईपीएल में सट्टेबाजी कर रहे हो, ये सब वेजरिंग एग्रीमेंट्स है। तो वेजरिंग एग्रीमेंट जो है वो इलीगल होता है, वॉइड होता है। अब इसका डिफरेंस देखते हैं कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट से। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में क्या हो रहा है, किसी इवेंट
जो कोलैटरल इवेंट है, साथ में जो इवेंट है उसके होने या नहीं होने पर आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरा होगा या नहीं होगा डिपेंड कर रहा है। वेजरिंग अग्रीमेंट में क्या है, वहां पर सिर्फ प्रॉमिस है पैसे को लेकर। अगर इस क्रिकेटर ने छक्का मारा इस बॉल पर तो मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा, नहीं मारा तो तुम मुझे 1 लाख रुपए दो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अलग से कोई इवेंट नहीं है। प्रॉमिस सिर्फ इस बात को लेकर है कि एक ऐसा अनसर्टेन इवेंट जिसमें दोनों पार्टी में से कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है, अगर वो हो जा रहा है तो एक को पैसे मिल जाएंगे, दूसरा हार जाएगा। वो नहीं हो रहा है तो भी एक पार्टी को पैसे मिलेंगे और दूसरा हार जाए। अब कंटेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में जरूरी नहीं है कि रेसिप्रोकल प्रोमिसेस हो। जैसे एक पार्टी अगर दूसरे को प्रॉमिस कर रहा है कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा अगर तुम्हारी वाइफ की डेथ हो जाती है, और उसकी वाइफ की डेथ हो जाती है तो वो पैसे देगा, वाइफ की डेथ नहीं होती है तो पैसे नहीं देगा। ठीक है, अब दोनों पार्टी एक दूसरे को तो कुछ भी प्रॉमिस नहीं कर रहे हैं। लेकिन वेजरिंग अग्रीमेंट जब भी होगा वहां पर रेसिप्रोकल प्रोमिसेस होते ही है। जैसे एक क्रिकेटर अगर छक्का मारेगा तो एक बोलेगा कि मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा, अगर नहीं मारेगा तो दूसरे पर्सन को 1 लाख रुपए मिलेगा। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे को प्रॉमिस कर रहे हैं कि अगर ये मारेगा तो मैं 1 लाख दूंगा, अगर नहीं मारेगा तो तुम मुझे 1 लाख दे। अब कॉन्टेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में जो इवेंट है वो कोलैटरल होना चाहिए, वो मेन कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं होता है। वो एक अलग से इवेंट है जिसके ऊपर आपका मेन कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड करता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा होगा या नहीं होगा। लेकिन वेजरिंग अग्रीमेंट में जो इवेंट है वही मेन है, छक्का मारना ही मेन है। छक्का अगर मारेगा तो ही एक पर्सन को पैसा मिलेगा और एक हारेगा, और नहीं मारेगा तभी एक को मिलेगा और एक को नहीं मिलेगा। कंटेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वेजरिंग इन नेचर अगर होगा तो वो वॉइड हो जाएगा, इसलिए कंटेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट वेजरिंग नहीं हो सकता है। लेकिन जो वेजरिंग अग्रीमेंट है वो हमेशा कंटेंजेंट होता है, किसी ना किसी इवेंट पर ही वो डिपेंड करेगा। अब कॉन्टेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज हैं उस सब्जेक्ट मैटर पे उनका इंटरेस्ट होता है। जैसे ए बी को तब पैसे देगा अगर उसकी वाइफ की डेथ हो जाएगी, बी के वाइफ की डेथ हो जाएगी, तो बी की जो वाइफ है उसमें बी इंटरेस्टेड है। ठीक है, उसके डेथ होने से नहीं होने से फर्क बी को पड़ेगा, और पैसे मिलने भी नहीं मिलने से भी ए और बी दोनों को फर्क पड़ रहा है। ठीक है, लेकिन वेजरिंग अग्रीमेंट में क्या हो रहा है कि जिस सब्जेक्ट मैटर पे कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, ठीक है, अब छक्का मारना, छक्का मारने से तो जो सट्टा लगा रहा है उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, या तो वो जीतेंगे या तो हारेंगे। लेकिन छक्का मारने से ना वो लोग पर्सनली मैच जीत जाएंगे, ना पर्सनली मैच हार जाएंगे, ना मैच का फीस उन लोगों को मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। सिर्फ उन लोगों ने एक सट्टा लगाया है जिसमें वो हार जाएंगे या जीत जाएंगे। तो कॉन्टेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में एक हार जाएगा एक जीत जाएगा ऐसा नहीं होता है, लेकिन वेजरिंग अग्रीमेंट जो है वो पूरा का पूरा उस पर ही डिपेंड करता है कि एक पार्टी हारेगा तो एक जीतेगा तो एक हारेगा। इसीलिए अभी तक हमने जो सिचुएशन देखी उनकी वजह से कॉन्टेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वैलिड रखा गया है और वेजरिंग अग्रीमेंट को वॉइड रखा गया है। क्योंकि सट्टेबाजी से सोसाइटी में हर किसी का नुकसान होता है, लोगों को एक जुए खेलने की लत लग जाती है कि एक जीतेगा एक हारेगा, और सब कुछ भाग्य पे डिपेंड करता है। अब छक्का मारेगा या नहीं मारेगा वो क्रिकेटर, ये तो भाग्य पे डिपेंड करता है, क्योंकि जो लोग सट्टा लगा रहे हैं वो ना क्रिकेटर से कम्युनिकेट कर सकते हैं, ना उसको सिखा सकते हैं, ना बता सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। सिर्फ भाग्य पे डिपेंड कर सकते हैं कि इस बॉल पे वो छक्का मारेगा या नहीं मारेगा, वो सिर्फ अपने टीवी स्क्रीन पे बैठ कर देख रहे हैं। इसलिए वेजरिंग अग्रीमेंट को सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए वॉइड रखा गया और कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड माना जाता है। अब आते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट पर। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट वैसा सिचुएशन है जहां पर एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता, ना ऑफर है ना एक्सेप्टेंस है, ना ऑफर एक्सेप्टेंस के बाद अग्रीमेंट बन रहा है, ना कंसिडरेशन है, इस सब तरह की फॉर्मेलिटीज नहीं है। लेकिन जो रिलेशनशिप फॉर्म हो रहा है दो लोगों के बीच में वो कॉन्ट्रैक्ट के जैसा है। एक पर्सन दूसरे का हेल्प कर रहा है, और वो हेल्प करने के बाद उसका जो खर्च हुआ है उस पर्सन को हेल्प करने के लिए, वो अगर उसे वापस नहीं दिया जाए तो सोसाइटी में फर्दर कोई किसी का हेल्प नहीं करेगा। तो इसी चीज को ध्यान में रख के प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी, जस्टिस और गुड कॉन्शियस के बेसिस पे, ताकि लोगों को जस्टिस मिले, लोग एक दूसरे की हेल्प करें और इक्वालिटी मेंटेन हो सोसाइटी में, उस चीज को मेंटेन करने के लिए क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स को भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये कहा गया है कि इस तरह का अगर रिलेशनशिप डेवलप हो रहा है तो वहां पर जिस पार्टी ने दूसरे पार्टी का हेल्प किया है वो हेल्प लेने वाला पार्टी हेल्प करने वाले पार्टी के को जितना खर्च हुआ है उसे पूरा करे। तो जो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है वो बनाया गया है एक लीगल मैक्सिम पे जिसको कहा जाता है नो मैन मस्ट ग्रो रिच आउट ऑफ अनदर पर्सनस लॉस। ठीक है, जैसे मैंने किसी बच्चे की हेल्प की, वो सड़क पर गिरा हुआ था, उसकी तबीयत खराब थी, मैंने उसको फर्स्ट एड दिया, उसको खिलाया पिलाया, उसकी तबीयत ठीक करा, फिर उसको घर भेजा। अब मेरा खर्च हुआ उसको खिलाने पिलाने में, उसको दवाई देने में। अब मेरी वजह से वो बच्चा तो हेल्दी हो गया, तो जब वो बच्चा हेल्दी हो गया
तो मुझे भी जो मेरा जो खर्च लगा था वो वापस मिलना चाहिए। वो वापस कैसे मिलेगा? बच्चे की जो प्रॉपर्टी होगी उससे मैं वापस ले सकती हूँ। तो मेरा ये राइट कि मैंने जब किसी को हेल्प किया तो मेरा जो खर्च लगा उसको मैं अपने आप को वापस ले सकती हूँ, उसको रिस्टोर करवा सकती हूँ। इस चीज को ही, इस रिलेशनशिप को जब लॉ इन्फोर्स करता है तो उसे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। मेरे और उस बच्चे के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, मैंने अपने विल से उसकी मदद की, अपनी मर्जी से उसकी मदद की। लेकिन अब जस्टिस किस चीज में है, इक्वालिटी किस चीज में है कि मेरे बिहाफ में वो बच्चा फायदा लेकर निकल ना जाए, बट अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे कि किसी पर्सन ने मुझे हेल्प किया तो मैं भी उसके हेल्प में जितना खर्च लगा था उसकी भरपाई करूं। अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सर्टेन सिचुएशंस दिए गए हैं जहां पर ये कहा गया है कि ऐसा अगर सिचुएशन होगा तो उसे हम क्वासी कॉन्ट्रैक्ट ही मानेंगे। जैसे क्लेम फॉर नेसेसरीज सप्लाई टू पर्संस इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। अगर आप नेसेसिटी सप्लाई कर रहे हो वैसे लोगों को जो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं कर सकते हैं, जैसे कि माइनर, अनसाउंड माइंड के लोग, इनसॉल्वेंट पर्सन, तो इन पर्सन को अगर आप लाइफ में नेसेसिटी प्रोवाइड करो, लग्जरी नहीं, ठीक है, किसी का तबीयत खराब है तो नेसेसिटी क्या है कि उसको फर्स्ट एड प्रोवाइड करना और उसे नियरेस्ट डॉक्टर या हॉस्पिटल में लेकर जाना। अब ये नहीं कि आप उससे फिर महंगे से महंगे हॉस्पिटल में ले जा रहे हो, बेस्ट डॉक्टर के पास ले जा रहे हो, बेस्ट ट्रीटमेंट दे रहे हो, वो सब लग्जरी है। लेकिन बेसिक उसको फैसिलिटीज जो आप दे रहे हो वो नेसेसिटी है। उतना अगर आप दे रहे हो तो वो पर्सन की ये ड्यूटी बन जाती है कि आपने जो खर्च किया है उसको वो आपको रिटर्न करे, और नहीं रिटर्न कर रहा है तो आप कोर्ट जाकर उसको अपने राइट्स को इन्फोर्स करवा सकते हैं। नेक्स्ट है पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन। इसका मतलब है कि आपके बिहाफ में अगर कोई पेमेंट कर रहा है जो कि आपके भी प्रॉपर्टी में उस सिचुएशन में इंटरेस्टेड था, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको पे बैक करो। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि आप एक रेंटेड घर में रहते हो और आपका फ्रेंड आया था और उसने आपके अपार्टमेंट के बेसमेंट में अपने बाइक को पार्क किया था। अब आपका ओनर ये समझता है कि वो बाइक आपका है और वो बाइक को वो कॉन्फिस्केट कर लेता है या अपने पास रख लेता है और कहता है कि जब तक इस घर का रेंट पे नहीं किया जाएगा तब तक ये बाइक मैं नहीं लौटाऊंगा। अब आपके पास पैसे नहीं है, आप अपने घर का रेंट नहीं पे कर रहे हो, तो आपका जो फ्रेंड है जिसका बाइक ओनर ने रख लिया है वो क्या करता है, आपके बिहाफ में रेंट पे कर देता है ताकि वो अपना बाइक लेकर वापस जा सके। तो अब आपके फ्रेंड ने रेंट तो पे कर दिया आपके घर का, उसको बाइक भी मिल गया, तो अब आपकी क्या ड्यूटी है कि आपके बिहाफ में आपके फ्रेंड ने जो रेंट पे किया है आप उसे रेंट के पैसे वापस लौटाओ। ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन एंजॉइंग बेनिफिट्स ऑफ नॉन ग्रेटिट्यूअस एक्ट। अब किसी ने गलती से आपको कोई सामान डिलीवर कर दिया, नॉन ग्रेटिट्यूअस मतलब जो हेल्प करने के मोटिव से नहीं किया गया, ठीक है। अब जैसे किसी का ऑनलाइन पार्सल गलती से आपके एड्रेस पे आ जाता है, या आपके बैंक अकाउंट में गलती से पैसे ट्रांसफर कर दिए किसी ने, किसी और का खाना का जो फूड डिलीवरी का ऑर्डर था वो आपके घर पे डिलीवर हो जाता है और आपने खा लिया, तब आप क्या करोगे? आपकी ड्यूटी है कि वो खाने का जो कॉस्ट था वो आप उसके एक्चुअल ओनर को लौटाओ, और अगर आप नहीं लौटाओगे तो वो उसे आपको कोर्ट ऑफ लॉ में सू कर सकता है और फिर कोर्ट आपको उतने पैसे लौटाने को कहेगा। इसके बाद इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स। किसी का कोई सामान खो गया है, आपको वो रास्ते में मिलता है, ठीक है, आपको रास्ते में गिरा हुआ कोई भी सामान मिलता है या कहीं पर भी आपको एक गिरा हुआ सामान मिलता है जिसके ओनर के बारे में आपको पता नहीं है कि इसका ओनर कौन है, तो आप पहले क्या करोगे? आप रीजनेबली खोजने की कोशिश करोगे कि किसका सामान ये हो सकता है। अब आपने सारे तरीके अपनाए, आपने सीसीटीवी चेक करवाया, लोगों से पूछा, लेकिन कोई भी उसका ओनर पता नहीं चला, तो वो गुड्स किसका हो जाएगा? आपका हो जाएगा। आपने उसे खोजा था इसलिए वो गुड्स आपका हो जाएगा। लेकिन अगर एक्चुअल ओनर आ जाता है तो आपको उसे सामान को लौटाना पड़ेगा। और अगर आपने यूज कर लिया, लेट्स से कोई चॉकलेट था या आइसक्रीम था, आपने पूछ लिया किसका है, कोई नहीं मिला, आपने उसको खा लिया और फिर उसका ओनर आकर बोलता है कि मेरा आइसक्रीम यहाँ पर गिर गया था, कहाँ गया, तब आपको उस आइसक्रीम के पैसे उस ओनर को लौटाने पड़ेंगे। अब किसी ने किसी को पैसे पे किए हैं अंडर मिस्टेक ऑफ फैक्ट, जैसे गलती से बैंक ट्रांसफर हो गया, किसी दूसरे का अकाउंट में करना था, दूसरा गलत अकाउंट नंबर डाला गया, दूसरे के बैंक अकाउंट में पैसा चला गया, या फिर कोअर्जन, फोर्सफुली किसी को जबरदस्ती किसी के बैंक अकाउंट में पैसा डलवाया गया डरा कर धमका कर, तो पैसा मिलने वाले की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक्चुअल ओनर को उसे वापस कर दे। तो अभी हमने इस वीडियो में जो कुछ भी डिस्कस किया, आपको बस कॉन्टेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, वेजरिंग एग्रीमेंट और क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स में इतना ही याद रखना है। एग्जाम्पल्स को आप याद रखो, उससे आप
जितने फैक्चुअल क्वेश्चंस आएंगे फैक्ट्स बेस्ड उनको आप सॉल्व कर पाओगे, थियोरेटिकल क्वेश्चन आएगा उसको भी आप आसानी से आंसर्स लिख पाओगे। ठीक है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।